फ्रेंड्स, वेलकम इन द एडिक्शन आईएएस क्लासेस। एडिक्शन आईएएस क्लासेस में स्वागत है आपका। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन का है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीडी बुक। जी हाँ, ये स्पीडी बुक इट इज़ अवेलेबल इन बिलिंगुअल लैंग्वेज, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग यूनियन बजट से रिलेटेड टॉपिक को हिंदी में एनालिसिस करेंगे, और ये जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और जब इसको हम एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि यूनियन बजट समझना कितना आसान काम है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, और इस वीडियो में हम यूनियन बजट को एनालिसिस करने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, निर्मला सीतारमन ने क्या किया है कि इस बार का बजट प्रस्तुत किया है, और लगातार वो चौथी बार बजट प्रस्तुत कर रही हैं। 1 फरवरी को उन्होंने अपना बजट पेश किया है, और ये 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया था। और ये पेपरलेस बजट जो था, ये पेपरलेस बजट था, यानी कि ये एक डिजिटल बजट था। इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें डिजिटल टैब और लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया था। तो कह सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में प्रस्तुत किया गया। किसका? 2022 और 23 को संसद में केंद्रीय बजट को निर्मला सीतारमन ने लगातार चौथी बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्लियर है। देखिए, 2022-23 के लिए कुल बजट जो है वो 39.45 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, एक बहुत बड़ी रकम होती है ये। 2022 और 23 के लिए जो पूरा बजट प्रस्तुत किया गया है वो कितने का है? 39.45 लाख करोड़ रुपीस का। ठीक है, यानी 49 लाख 45 करोड़ सॉरी 49 लाख 45 39 हाँ सॉरी 39 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का ये बजट था। ठीक है, अब देखोगे आपकी ये जो इतना बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इंडिया इज अ बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में सभी का विकास करने के लिए एक अच्छा खासा, और सरकार को एक निश्चित कर मिल सके, एक निश्चित अवधि पे रेवेन्यू आ सके, इसका भी ख्याल रखना होता है। अब देखो, इस बजट में अगले 25 साल के लिए, यानी कि आज 2022-23 का ये बजट है ना, तो आने वाले 25 वर्षों के लिए भारत एट 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए, यानी कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? एट 100 यानी अपने आज़ादी के तरफ उन्मुख तो हो ही स्वतंत्रता रहा है, का। अपनी स्वतंत्रता के तरफ उन्मुख हो रहा है। तो उसकी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए इंडिया एट प्रेजेंट, यानी आने वाले 100 सालों में, आज़ादी के पश्चात आने वाले 100 सालों में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें 4 तरह की प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, 4 तरह की प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है। पहली है पीएम गति शक्ति। अब देखो, ये पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति योजना एक ऐसी योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 15 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत करी गई थी। 15 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत करी गई थी। और इस योजना का आशय यही है कि मतलब देश में युवा नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत क्या था? मुख्य ध्येय इसका यही है कि पीएम गति शक्ति योजना देश के युवाओं को क्या कर सके? रोजगार प्रदान कर सके। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना। तो ये हमारे भारत एट 100 के अमृत काल में प्रवेश करने के अवसर पर 4 प्राथमिकताओं को हम लोग विश्लेषित कर रहे हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा है समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए, सामाजिक विकास जो होता है, जो एक सोशल डेवलपमेंट होता है, तो इस सोशल डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस या इसका जो लाभ हो,
वो समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति को भी प्राप्त हो सके। ठीक है, इसलिए सरकार इसकी पहल करती है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जो समाज की मुख्य धाराओं से नहीं जुड़ सकते या सरकार की मुख्य धाराओं से नहीं जुड़ सकते। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत सबसे ऊंचे वाले से लेकर सबसे नीचे पायदान तक समाज में जितने भी लोग हैं, इन सब का एक साथ और सर्वांगीण विकास किया जा सके। उनके जीवन स्तर को यानी उसके लाइफ स्पैन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके, उनको समाज की मुख्य धाराओं से अटैच किया जा सके। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है इसका यही ध्येय है, इसका यही उद्देश्य है। उसके बाद आप देखोगे तीसरा जो है, इसमें ये कहा गया है कि उत्पादकता वृद्धि करनी है, यानी हमें प्रोडक्शन को बेहतर बनाना है। प्रोडक्शन बेहतर कैसे होगा? तो अच्छे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमारी फसलों की गुणवत्ता जो है वो काफ़ी बेहतर हो सके। ठीक है? तो और वृद्धि और निवेश, सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ निवेश है, ये तो मैंने बता दिया, उत्पादकता में वृद्धि। और दूसरा जो है एक निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जा सके। देखो दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, उनसे अगर सीक्रेट पूछोगे, व्हाट इज सीक्रेट बिहाइंड ऑफ योर सक्सेस, दे विल दे विल से दैट कि इन्वेस्टमेंट इज द मेन पावर। क्योंकि आप जब तक इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता विकसित नहीं करोगे, आप क्या नहीं कर सकते हो कि नई चीज़ों को जब तक अपनाने का तरीका नहीं सीखोगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, अपने वर्तमान स्थिति से पार नहीं पा सकते हो। देखो आपने कई जगह ये सुना होगा कि एक बपौती बिजनेस लोगों का चलता है, बाप दादा ने किया, फिर उसके बच्चों ने किया। ठीक है, तो वो उसको इम्प्रूव करने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे, उस बिजनेस में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे, तब तक वो बिजनेस क्या होगा, उनका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा उसके दादा ने शुरू करा था, यानी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस में, तो आपके बिजनेस को एक नया आयाम मिलेगा और उसकी क्वालिटी में भी सुधार आएगी। इसलिए सरकार का ये सलाह है कि निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद सनशाइन अवसर, ये देखो ये सनशाइन अवसर जो है, इसका आशय ये है कि सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल करना और सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करना सुलभ बनाना। ठीक है, सनशाइन योजना का अर्थ है कि सौर ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल करना और सौर ऊर्जा को अत्यधिक सुलभ बनाना, ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति इस्तेमाल के योग्य, उसको उपकरण उसके पास पर्याप्त हो। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा संक्रमण संक्रमण ऊर्जा का संक्रमण जो होगा, यानी कि ऊर्जा को एक निश्चित तरीके से संग्रहित करके, या फिर उसको एक, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका रूपांतरण करते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण करना, चाहे वो बायो एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, तो प्रत्येक ऊर्जा का क्या होना चाहिए कि एक संक्रमित तौर पर, यानी संक्रमण के फेज से उससे गुजारना चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह उसका स्टोरेज सुलभता से हो सके। उसके बाद देखिए जलवायु कार्रवाई, यानी आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जो है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द आवर नेचर। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है कि धरती की जो गर्मी है वो अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं। इससे ये हो सकता है कि भविष्य में शायद ये जो हमारे मैदान है जहाँ हम रहते हैं और जिन जगहों पे हम खेती-बाड़ी करते हैं, ये जगह कहीं इतने जलमग्न ना हो जाएँ, नदियों में इतना ना उफान आ जाए कि चारों तरफ प्रलय की स्थिति आ जाए। इसीलिए जलवायु से संबंधित कारणों और कार्रवाइयों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है? क्लियर है? तो यही प्रधानमंत्री का 4 हाँ, प्रधानमंत्री द्वारा ये क्या किया गया है कि ये 4 प्रमुख चीज़ों का सुझाव दिया गया है, जिसे अपने
बजट में मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं राजकोषीय प्रबंध, यानी सरकार की जो ट्रेजरी है, सरकार का जो खजाना है, उसको सरकार ने किस तरह से मैनेज करके रखा है, उसको किस तरह से सरकार ने कंट्रोल करा, उसको किस तरह से मैनेज करके रखा है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बजट का अनुमान 2021 और 2022। तो 2021 और 2022 में जो बजट का अनुमान लगाया गया था वो था 34.83 लाख करोड़। ठीक है, 34.83 लाख करोड़। तो ये अनुमान लगाया गया था 2021 और 22 के बजट में, लेकिन कुछ ही समय बाद इसको फिर से संशोधित किया गया। 2021 और 22 के बजट को दोबारा संशोधित किया गया और संशोधित अनुमान यानी कि फिर से उसका एक बार एनालिसिस करा गया और एनालिसिस करने पर यह पता चला कि ये जो बजट है वो 37.70 लाख करोड़ का होना चाहिए। 37.70 लाख करोड़ का। ठीक है, समझ रहे हो। सरकार ने पहले प्रस्तुत किया था कि ये बजट जो है, हाँ ये बजट जो है वो 34.83 लाख करोड़ का होगा, लेकिन फिर इसमें एक संशोधन लाया गया और इस बजट को 37.70 लाख करोड़ का बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2022 और 23 में कुल अनुमानित व्यय, यानी कि अनुमान क्या लगाया गया था। 2022 और 23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस पिछले बजट को ध्यान में रखते हुए, इस बजट का जो अनुमान लगाया गया है वो है 39.45 लाख करोड़। वो है 39.45 लाख करोड़। ठीक है, 39.45 लाख करोड़। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय। अच्छा, ये पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस पे सबसे पहले बात कर लीजिए। जैसा देखिए, ऐसा सरकार का एक ऐसा व्यय जिसका लाभ एक ही वित्तीय वर्ष में न प्राप्त होकर बल्कि कई वर्षों तक उसको मिलता रहे, उसी को कहते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। समझ रहे हो बात को। यानी एक ऐसा एक्सपेंडिचर सरकार का जिसमें सिर्फ एक ही वित्तीय वर्ष में उसको लाभ न हो बल्कि आने वाले कई वित्तीय वर्ष में उससे लाभ हो सके। जैसे मान लो सरकार ने किसी कारखाने में एक्सपेंडिचर करा या किसी हेल्थ फैसिलिटी में एक्सपेंडिचर करा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर सिर्फ एक ही वर्ष के लिए नहीं था बल्कि आने वाले कई एक वर्षों के लिए वो लाभकारी हो सकता है। उसी को कहते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय का जो इस बार हमारे बजट में वर्णन किया गया है कि सरकार ने कैसे इसको मैनेज किया, तो 10.68 लाख करोड़ रुपए का इसका एक आंकड़ा रखा गया कि प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होगा वो कितने का होगा, 10.68 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो कि हमारे जीडीपी का 4.1% होगा। हमारे जीडीपी का 4.1% होगा, 4.1% होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। यस सर। उसके बाद देखिए राजस्व घाटा, राजस्व घाटे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व मतलब समझते हैं ना, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है इसके बारे में जान जाइए। देखो, राजस्व व्यय यानी सरकार का जो व्यय होता है, सरकार के ट्रेजरी से जो व्यय होता है, ठीक है, और राजस्व प्राप्ति यानी मैंने जो खर्च करा और मैंने जो प्राप्त करा यानी कमाई किया। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो ही कहलाता है राजस्व घाटा। ठीक है, यानी कि मान लो घाटा उसी कंडीशन में होगा ना कि मैंने व्यय ज्यादा कर दिया और प्राप्ति मैंने कम कर लिया,
तो हमें घाटा होगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको सीधी भाषा में अगर कहो तो ये कह सकते हो कि अगर सरकार अपनी कमाई से अधिक व्यय करना शुरू कर दे तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो 2021-22 का जो राजस्व घाटा था वो था 10.88 लाख करोड़ का, जो कि जीडीपी का 4.7 था। समझ गए राजस्व घाटा आप लोग? राजस्व Yes, sir. घाटा यानी सरकार ने जितनी कमाई नहीं करी होगी उससे ज्यादा उन्होंने व्यय कर दिया, तो ये सरकार का राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट कहलाता है। ये मतलब 2021-22। सर यही ना हुआ इसमें, हाँ, जैसे सर ऊपर में दिया हुआ था कि 2000। अब बात करेंगे हम लोग राजकोषीय घाटा की, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा को कहते हैं फिजिकल डिफिसिट। राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, यहाँ नीचे में है। राजकोषीय घाटा जो होता है वो होता है फिजिकल डिफिसिट। देखो 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो था वो 15.91। अच्छा, राजकोषीय घाटा पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ये वो स्थिति होती है जब सरकार का व्यय एक वर्ष में अपने राजस्व से अधिक हो जाता है, यानी राजस्व घाटा की तरह ही। तो फिजिकल डिफिसिट जो वही होगा कि सरकार का व्यय एक वर्ष के अंदर, ठीक है, सरकार का व्यय एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में उन्होंने जितना राजस्व कमाया नहीं उससे ज्यादा उनको मतलब व्यय करना पड़ गया सरकार को, तो यही फिजिकल क्या कहलाता है? डिफिसिट कहलाता है। तो राजस्व घाटा अगर देखोगे तो 2022-23 के लिए राजस्व घाटा 9.90 लाख करोड़ का है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.8% है। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है। और 2022-23 का अगर आप राजकोषीय घाटा देखोगे तो वो है 16.61। ठीक है, राजस्व घाटा तो दोनों का आंकड़ा दिया हुआ है, 2021-22 का भी दिया हुआ है, 2022-23 का भी दिया हुआ है। उसके बाद राजकोषीय घाटा, मतलब मैंने बताया कि एक वर्ष के अंदर जब सरकार का व्यय क्या होता है, अपने राजस्व से अधिक हो जाता है, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, यानी कि फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। तो 2021 में आप देखो फिजिकल डिफिसिट 15.91 लाख करोड़ था, जो कि जीडीपी का 6.9 था, और 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़ जाता है, यानी 16.61 लाख करोड़ हो जाता है, जो कि जीडीपी का 6.4 हो जाता है। यहाँ जीडीपी में आप अंतर देख रहे हो, यानी कि यहाँ रकम तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ जीडीपी में घाटा में इजाफा ना होकर कमी हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक घाटा, यानी कि प्राथमिक कार्यों से संबंधित सरकार की जो व्यवस्था है, ठीक है, अ, व्यय करने की जो व्यवस्था है उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसमें 7.21 लाख करोड़ रुपए का घाटा सरकार को हुआ, जो कि जीडीपी का 2.8% है। ठीक है, देखो 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.27 थी, 9.27% थी, यानी ये 2021-22 का है। ठीक है, 2021-22 का जो भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ था, डेवलपमेंट था, वो 9.27 रहने का अनुमान लगाया गया था। अब 2022-23 में अगर आप देखो, ये 9.27 क्या होता है? पिछले वर्ष की अपेक्षा इतना अधिक होना। ठीक है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इतना अधिक होना, 9.27 जो हो वो होगा, वो पिछले वर्ष की तुलना में 9.27 और इम्प्रूव करे, ये अनुमान लगाया गया था 2021 और 22 में। ठीक है, 2022-23 में अगर आप देखोगे पूंजीगत व्यय के बारे में। अच्छा, ये पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सरकार द्वारा उन चीजों पर खर्च करना। ठीक है, सरकार द्वारा उन चीजों पे खर्च करना जो जनता उपयोगी हो सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्या कहते हैं इसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरीज में, किसी उपकरण में, भवन निर्माण में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, ठीक है। तो इस तरह के चीजों पर जब सरकार खर्च करती है तो उसे ही पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय के लिए इस बार जो परिव्यय है यानी खर्च का जो अनुमान है वो क्या है? 35.4% है, ठीक है, 35.4% है। ये देखो, ये पहले इसका अनुमान, मौजूदा अनुमान जो है वो है 5.54 लाख करोड़, जिसको बढ़ाकर 7.50 कर दिया गया है, 7.50 लाख करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। ये पूंजीगत व्यय यानी कि इस वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.50 लाख करोड़ रुपए का कर सकती है। किन किन चीजों में? स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में, शिक्षा वाली सेवाओं में, मशीनरीज, उपकरण, भवन निर्माण, इन सभी चीजों पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 में जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग समझते हैं क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि पर, यानी यस एक सर। वर्ष, हाँ, हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर मान लो, तो एक निश्चित समय अवधि पर देश की सीमाओं के अंदर, यानी देश के ही अंदर, देश से बाहर नहीं, देश के ही भीतर उत्पादित सभी फाइनल गुड्स यानी कि तैयार वस्तु और उनकी सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या मार्केट मूल्य, ठीक है। यानी एक ही वर्ष के अंदर देश की सीमाओं के अंदर, ठीक है, एक वर्ष के भीतर देश की सीमाओं के अंदर कुल उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं यानी सर्विसेज का भी, इन सब का मार्केट मूल्य जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद जो है, ठीक है, 2022-23 में उस पर 2.9% तक व्यय किया जा सकता है। आयकर स्लैब और दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। आयकर स्लैब क्या होता है इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, आयकर स्लैब उसे कहते हैं, आयकर स्लैब उसे कहते हैं जिस दर पर भारत में किसी व्यक्ति की आय पर कर लगाया जाता है उसे उसका आयकर स्लैब कहते हैं, ठीक है, समझे? यानी कि व्यक्ति की जितनी कमाई है उसको देखते हुए जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आयकर स्लैब। तो इस बार का आयकर स्लैब बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष का आयकर स्लैब था। आयकर स्लैब एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे 2.50 लाख रुपीस जो एनुअल कमाते हैं उन्हें 0% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जो लोग 2.50 से लेकर 5 लाख तक कमाते हैं उनको 5% टैक्स देना पड़ता है। जो लोग 5 लाख से लेकर 7.50 लाख तक एनुअल कमाते हैं उनको कितना देना पड़ता है? 10% देना पड़ता है। जो लोग 7.50 लाख से 10 लाख तक कमाते हैं उनको क्या देना होता है? 15%। और जो लोग 10 लाख से 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख रुपीस कमाते हैं एनुअल, उनको 20% टैक्स देना पड़ता है, यानी उनके कुल इनकम का 20%। और जो लोग 20.50 लाख रुपीस कमाते हैं से लेकर 15 लाख तक कमा लेते हैं उनको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और जो लोग 15 लाख से ऊपर का जिनका बिजनेस है या जो एनुअल अपना इनकम करते हैं उनको 30% क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यही आयकर स्लैब है, ठीक है, यही इनकम टैक्स स्लैब है। तो इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी हूबहू जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके का है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से रिलेटेड है,
इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है इस पर। उसके बाद देखिए, अगर आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल करेंसी से आप मनी गेन करते हैं, डिजिटल करेंसी बोले तो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी आप लोग करेंसी। जानते हैं। तो डिजिटल करेंसी से अगर आपको किसी तरह का इनकम होता है, तो आपके इनकम का 30% जो है वो सरकार को आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। आपके इनकम का 30% आपको सरकार को भुगतान करना होगा अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया है तो। उसके बाद आप वर्चुअल करेंसी जो होता है, उस वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर अगर किसी को कर रहे हो, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ये क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल करेंसी भी होती है, अगर इसको आप ट्रांसफर कर रहे हो तो पर ट्रांसफर आपको 1% कर देना पड़ेगा। सर स्क्रीन पे मतलब दूसरा पिक्चर लगाए हैं कि वही वाला है? वही है, सेम है, दिख नहीं रहा है क्या? नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि वैसा मनी, वैसी कैपिटल जो आपको एक लंबे अरसे के बाद मिलने वाली, जिसमें एक लंबा टर्म पूरा होकर आपको मिलता है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको टोटल इनकम का जो आपको 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म जैसे LIC है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देती है ना, LIC एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देती है, या आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देती है। तो इस लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे क्या होगा कि आपको जो मैच्योरिटी मिलती है, उस मैच्योरिटी में आपको जो पैसा मिलेगा, जो कैपिटल होगा आपका, उसका 15% आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, गैर सूचीबद्ध शेयरों यानी अनशेड्यूल्ड शेयर जो होंगे, इन सब पर क्या होगा, 28.5% जो टैक्स था उसको घटाकर 23% टैक्स कर दिया गया है, ठीक है। सर 28.5% टैक्स से घटाकर 23% टैक्स कर दिया। तो नेक्स्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि सरकार की प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हो रही है, यानी कि सरकार ने कहाँ कहाँ से अपने कर का या फिर धन का संग्रहण किया है। उधार एवं अन्य देयताएं, यानी कि उधार, अगर सरकार ने किसी को उधार दिया है या कोई ऐसा देनदार जिसने सरकार से उधार लिया हो, तो उन्होंने उधार वाले पैसे को वापस किया है, वहाँ से सरकार ने 35% कमाई करी है। वहाँ से गवर्नमेंट ने इस वित्तीय वर्ष में 35% कमाई करी है। उसके बाद देखेंगे कि जीएसटी में सरकार ने इस बार 16% की कमाई की है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने जीएसटी से 16% की कमाई की है। निगम कर से सरकार ने 15% की कमाई की है। आयकर से भी सरकार ने 15% की कमाई की है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है, देशव्यापी जो प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन से सरकार का 7% मुनाफा है। गैर कर राजस्व, यानी कि गैर कर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कस्टम ड्यूटी से सरकार को भी 5% की कमाई हुई है। कस्टम आप समझते हो ना, जो शिप यार्ड से इधर उधर जो सामान वगैरह जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उस कस्टम से भी सरकार को 5% की कमाई हुई है। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, यानी कि एक ऐसा सरकार ने कर्ज किसी को दिया हो जिसके बदले उसने क्या नहीं किया हो कि इंटरेस्ट नहीं लिया हो, कोई ऋण नहीं लिया हो, तो वैसी पूंजियां भी 2% सरकार के पास थी, तो वैसे जगहों से भी 2% सरकार को प्राप्तियां हुई हैं। तो ये सभी आप देख रहे हो, ये सरकार की प्राप्तियां हैं। अगर हम सरकार की प्राप्तियों को ऐड करने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, 35% सरकार ने कहाँ से कमाया है बताइए। 35% सरकार ने कमाया है वैसे जगहों से जहाँ से उसको उधार एवं अन्य देयताएं प्राप्त हुई है, ठीक है। 35% सरकार ने वहाँ से कमाया। उसके बाद अगर हम 16% देखें तो जीएसटी से सरकार को 16% मिला है।
16% के बाद अगर हम फिर से देखें तो 15% जो है 15% निगम कर से सरकार को प्राप्त हुआ है, 15% निगम कर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 15% आयकर से प्राप्त हुआ है, 15% आयकर से प्राप्त हुआ है। 7% जो है सरकार को वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। 7% सरकार को केंद्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो गैर कर राजस्व से भी सरकार को 5% की कमाई हुई है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कस्टम से भी सरकार को 5% की कमाई हुई है, कस्टम से भी 5% की कमाई हुई। और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ, यानी जहाँ से सरकार ने बिना इंटरेस्ट पूंजी को प्राप्त किया है वहाँ से भी 2% की कमाई हुई है। इस तरह से अगर देखें तो सरकार का 80% कमाई का ब्यौरा हमें पता चलता है। सरकार का 80% कमाई का ब्यौरा हमें प्राप्त किया है। तो सबसे पहले ब्याज का भुगतान, यानी कि सरकार ने क्या करा कि ब्याज जो इन्होंने लिया था उसके भुगतान में, यानी सरकार को भी पैसे की आवश्यकता थी, तो इस पैसे की आवश्यकता के लिए उन्होंने हो सकता है कहीं से उधार लिया हो, तो इस उधार के भुगतान के लिए जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो सरकार ने 20% इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। कुल जो रेवेन्यू सरकार के पास है या कुल जो ट्रेजरी में धन संग्रहित है उसका 20% इन्होंने क्या किया है कि ब्याज का भुगतान किया है। उसके बाद देखिए 17% कर एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, जब सरकार ने टैक्स वसूल करा तो इसमें राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करने में उन्होंने 17%, ठीक है, इन्होंने जो सरकार ने जो कर वसूला उन करों को राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 17% इन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। चलो 17% हो गया। फिर उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स निकाली हैं उन सारे स्कीम पर इन्होंने क्या करा कि 15% फिर व्यय कर दिया, यानी 20, 17 और फिर 15, 20, 17 और फिर 15, ठीक है। अब उसके बाद देखो वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण, यानी वित्त आयोग या सरकार के अन्य जो उद्यम है उन सब चीजों पर इन्होंने 10% क्या करा और खर्च कर दिया, 10% क्या करा इन्होंने और खर्च कर दिया। फिर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम लॉन्च करी गई है उन स्कीमों पर इन्होंने 9% खर्च कर दिया। रक्षा पर यानी डिफेंस पे 8% खर्च कर दिया इन्होंने, ठीक है। मैं लिख भी दूं यहाँ ताकि हम लोग इसको लास्ट में ऐड कर सके। 8% इन्होंने खर्च किया। सब्सिडी देने में, देश में लोगों को जो सब्सिडी मिलता है उन सब्सिडी पे भी इन्होंने क्या कर दिया, 8% खर्च कर दिया। सब्सिडी देने में भी 8% खर्च कर दिया गया, ठीक है। सर लिख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है कुछ। ओके। उसके बाद पेंशन देने में 4% खर्च किया। जो पेंशन रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पेंशन मिलता है उस पेंशन को देने में इन्होंने 4% खर्च कर दिया। और 9% इनका अन्य व्यय है, यानी कि मिसलेनियस जो है इनका 9% व्यय है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सरकार ने 100% क्या करा कि अपना खर्च का भी ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया। को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हम आपके सामने लेकर आ सकें। थैंक यू।